दोस्तों, मैं हूं कुलदीप यादव। वर्चस्व क्लास की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आपका आज हमारा जो डे है वो है डे सेकंड, और जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होती है उसका नया टॉपिक लेके आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। चलिए दोस्तों, तो आज हमारे सामने जो करंट अफेयर्स का जो अगला टॉपिक है वो है हमारे सामने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। क्या है ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण? अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखते हैं कि जैसे ही हमारे इंडिया में अभी क्या है, कोविड-19 चल रहा है, और कोविड-19 के कारण होता क्या है कि लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही साथ मार्केट में या घरों में हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या वहाँ पर आती है जहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो एक साथ इकट्ठा होते हैं। उनमें से हमारा सबसे मेन जो जगह है वो हमारी आती हैं जेलें। जेलों में क्या होता है कि कैदियों को एक ही उस कैदियों उसमें रखा जाता है, और वहाँ पर इसका संक्रमण का फैलने का खतरा जो है सबसे अधिक रहता है। इस वायरस के फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है। इसी के कारण सरकार ने क्या किया है, इस राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से, जिसका गठन 9 नवंबर 1995 को हुआ था, इस प्राधिकरण के द्वारा कोविड-19 के कारण जेलों को भीड़ मुक्त करने के लिए जेलों में जो उनकी कैदियों की जो संख्या है उसके अंतर्गत उनमें भी कौन से 11,077 विचाराधीन जो कैदी हैं, मतलब जिन पर चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, जो सीधे सीधे कैदियों के उसमें नहीं है, ठीक है, तो उन लोगों को रिहा करने का आदेश दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि बताइए ऐसा कौन सा प्राधिकरण था या किस प्राधिकरण के अंतर्गत सरकार ने 11,077 विचाराधीन कैदियों को मुक्त कर दिया था, तो वो कौन सा था? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है, तो ये तो हमारा एक करंट का टॉपिक हो गया कि हाल ही में ये किससे जुड़ा हुआ है टॉपिक, ठीक है ना। अब हम आते हैं अपना जीएस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसी चीज को। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसका गठन कब होता है? इसका गठन हुआ हमारा 9 नवंबर 1995 को, ठीक है। इस किस अधिनियम के द्वारा इसका गठन किया गया? तो वो अधिनियम था कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। कौन सा? कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। 1987 में इसको बनाया गया, और इसका गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 1995 को हुआ था। क्या था? लोक अदालत। हम लोगों ने सुना होगा लोक अदालत के बारे में। ये होता क्या है कि बेसिकली एक समाज के जो बुद्धिमान लोग होते हैं, प्लस उनके साथ ही साथ और जो आसपास के जो लोग हैं उन सभी लोगों को इकट्ठा करके एक लोक अदालत बनाई जाती है, जिसके द्वारा क्या होता है कि दो वर्गों के बीच में समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की जाती है। जैसे मान लीजिए कि दो पर्सन हैं, एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, ठीक है। इन दोनों पर्सन्स के बीच में किसी भी चीज को लेकर विवाद हो गया, और अगर मान लीजिए किसी भी चीज को विवाद हो गया, चाहे हो सकता है ये हस्बैंड और वाइफ हो, तो इनमें किसी भी चीज को विवाद हो गया, और इस विवाद के निपटारे के लिए होता क्या है कि अगर ये कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट पर इसका बर्डन पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ होता क्या है कि इस प्रोसीजर को, इसको हल होने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो सरकार ने उसके लिए क्या किसका गठन किया है? लोक अदालत का, जो कि क्या करती है लोक अदालत? उन दोनों को बिठा के आपस में रजामंदी समझौता करवा देती हैं, जिससे क्या हो कि हमारा जो कोर्ट्स हैं उन पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आगे आते हैं। ये जो हमारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, ये जो, तो दोस्तों इस प्राधिकरण का प्रधान संरक्षक कौन होता है, या इसका कह सकते हैं कि मेन कस्टोडियन कौन होता है? तो वो हमारा होता है मुख्य न्यायाधीश। कहाँ के मुख्य न्यायाधीश? सुप्रीम कोर्ट के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के जो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश,
तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य संरक्षक कौन होते हैं, तो वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं, कार्य करने के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो हमारे होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और किसकी सलाह पर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों, कोई परेशानी नहीं। तो अब यहीं से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसका गठन कब हुआ? तो 9 नवंबर 1995 को हुआ। किस अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया? तो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। अच्छा, इसके तहत किसका आयोजन किया जाता है? लोक अदालत का किया जाता है। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि इसके प्रधान संरक्षक कौन है? तो कौन है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के, ना कि हाई कोर्ट के, ठीक है ना। अच्छा, इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के ही अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति के द्वारा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। अभी हाल ही में क्यों चर्चा में है ये? क्योंकि कोविड-19 के कारण जेलों को क्या है, भीड़ से फ्री करने के लिए, भीड़ मुक्त करने के लिए 11,077 विचाराधीन कैदियों को रिहा कर दिया गया है। ठीक है, अगले टॉपिक पे हम आते हैं। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक जो है उसमें क्या है कि जैसे हमें पता होगा कि 2019 में मोदी सरकार के द्वारा धारा 370 जम्मू कश्मीर राज्य में हटा दी गई। हम जानते हैं कि धारा 370 एक ऐसी धारा थी या आर्टिकल था जिसके तहत होता क्या है कि बहुत सारे जो कानून थे भारत के, वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाते थे। तो इसी के अंतर्गत होता क्या है कि जब मोदी सरकार ने इसको हटा दिया तो इसी के तहत एक जम्मू कश्मीर में बहुत सारी इकाइयों की भी स्थापना की जा रही है। तो उन्हीं में से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट इकाई है, इसका हाल ही में गठन किया गया है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, मूल्य निर्धारण और संसाधन इकाई, इसके नाम से ही हम बात बता सकते हैं कि मूल्य निर्धारण, किस कोई भी चीज़ होगी, हो सकता है कि उसका जो वैल्यू है या कॉस्ट है उसको डिसाइड करने के लिए इसका निर्माण किया गया होगा। ठीक है ना। तो इसकी कौन सी 12th इकाई, 12वीं इकाई का गठन जो है वो कब किया गया है? 1 अप्रैल 2020 को किया गया है। और किस जगह पर किया गया है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है इसका गठन। कब किया? कौन सी इकाई का? 12th इकाई का। कब? 1 अप्रैल 2020 को। कौन से राज्य में किया गया है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल्य निर्धारण व संसाधन इकाई की कौन सी भी इकाई का गठन जम्मू कश्मीर में किया गया है? और आपसे ऑप्शन दे देगा 9, 10, 12, 15 ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। ठीक है ना। तो देखते हैं आगे। तो अब इसका कार्य क्या है? दवाओं की कीमत, निगरानी, जमाखोरी पर रोक लगाना। मतलब दवाओं का जो बहुत बढ़ा चढ़ा के या एक्स्ट्रा उस पर रुपये ले लेना, तो वो नहीं होगा। उस पर निगरानी करने का काम होगा और जमाखोरी पर रोक लगाने का काम होगा। जैसे हम देखते हैं कि लोग, कुछ व्यापारी वर्ग जो है क्या करता है कि जमाखोरी कर लेता है, इकट्ठी कर लेता है और उसको कॉस्ट इससे उसकी बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो उसी पर रोक लगाने का काम कौन करेगा? मूल्य निर्धारण और संसाधन इकाई। ठीक है। अब मूल्य निर्धारण और संसाधन इकाई की 12वीं इकाई का गठन कब किया गया? 1 अप्रैल को किया गया है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि इस इकाई का गठन कब किया गया है, इस संस्था का गठन कब किया गया है, तो इस संस्था का गठन किया गया है राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित किया गया है। ये इसको बनाया गया है। और कब बनाया गया था ये? 29 अगस्त 1997 को, 19 अगस्त 1997 को इसका गठन किया गया है। किसका? मूल्य निर्धारण और संसाधन इकाई का। ठीक है ना।
अच्छा, औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश डीपीसीओ द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, जैसे कि कोविड 19 चल रहा है और कोविड 19 के कारण महामारी आपदा जो कानून प्रावधान है वो लगाया गया है, और उसी के अंतर्गत इनकी कीमतें, दवाओं की जो कीमतें हैं वो एकदम से फ्लक्चुएट ना करें, एकदम से ना बढ़ें, तो इसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा कौन सी, 3 के तहत दवाओं की कीमतों को विनियमित किया जाएगा, मतलब कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है, उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे कोविड 19 के समय में अभी हाल ही में लॉकडाउन लगने पर सरकार ने क्या किया था कि जितनी भी आवश्यक वस्तुएं थी उनकी जो दाम थे वो क्या कर दिए थे, निश्चित कर दिए गए थे कि कोई भी जो वस्तु होगी वो इतनी से ज़्यादा की नहीं बेची जाएगी, तो जिससे लोगों की जो जमाखोरी कर रहे थे उस पर रोक लगी थी, ठीक है ना। और जो गरीब तबके के लोग थे उन्हें भी राहत महसूस हुई थी, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि मूल्य निर्धारण और संसाधन इकाई का गठन कब किया गया है, तो 29 अगस्त 1997 को किया गया है, लेकिन इसकी 12वीं इकाई का गठन कब किया गया है, तो 1 अप्रैल 2020 को किया गया है। कौन से राज्य में किया गया है, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है, ठीक है। अच्छा, कार्य क्या होगा, दवाओं की कीमत, निगरानी, जमाखोरी पर रोक लगाना, ठीक। और किस अधिनियम के तहत किया गया है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत इसका गठन किया गया है। धारा कौन सी, धारा 3, और क्या करना है, दवाओं की कीमतों को विनियमित करेगा, ठीक। चलिए दोस्तों, तो तीसरा जो हमारा टॉपिक है इसमें करंट अफेयर्स में, तो उसको हम देखते हैं। हमको जैसे पता होगा कि भारत में कोविड 19 के सबसे ज़्यादा जो मामले हैं वो कौन से राज्य में आ रहे हैं, बताइए। तो वो राज्य है हमारा महाराष्ट्र, जिसके सीएम हैं वर्तमान में, बताइए कौन है, उद्धव ठाकरे, ठीक है। तो होता क्या है, महाराष्ट्र सरकार की एक योजना है, और उस योजना को एक मंजूरी मिली है, मतलब यह कह सकते हैं कि फाइनल मंजूरी मिल गई है उसके काम होने के लिए। तो देखिए उस योजना का नाम मुंबई नागपुर सुपर संचार राजमार्ग, ठीक है। कौन सा, मुंबई नागपुर सुपर संचार राजमार्ग। और ये क्वेश्चन जो है आपका इससे करीब 5 से 6 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। कैसे, देखते हैं। मुंबई नागपुर सुपर संचार राजमार्ग, पहली चीज, अभी हाल ही में करंट में क्यों है ये, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, ओके, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने 7 अप्रैल को 55,335 करोड़ के लागत वाला ये जो हाईवे है इसको अंतिम मंजूरी दे दी है। किसके द्वारा दी गई है 7 अप्रैल को हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत भी कौन से बोर्ड के द्वारा, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये बनता है कि इस बोर्ड की, जो वाइल्ड लाइफ वाला बोर्ड है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, तो देखिए, क्योंकि ये जो हमारा हाईवे है, महामार्ग जो बनने वाला है, ये महाराष्ट्र के निम्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों से गुजरेगा। देखिए कौन से सबसे पहला है तंसा झील अभ्यारण्य, कौन सा, तंसा झील अभ्यारण्य से गुजरेगा। इसके बाद कारपूर्णा, करंजा सोहल, ब्लैक बक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, कौन सी, कारपूर्णा और करंजा सोहल, इन 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, और एक ये जो हमारा तंसा झील अभ्यारण्य, इनसे गुजरेगा ये। तो इसी के मंजूरी के लिए ये किसके पास गया था, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के पास में गया था ये, ठीक है। अच्छा, इसको नाम क्या दिया गया है, तो इसका नाम है हमारा
हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। ठीक है, कौन थे ये? वर्तमान में जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनके फादर थे और महाराष्ट्र के सबसे कद्दावर नेता रह चुके थे ये। अच्छा, अभी अगर वर्तमान में पूछा जाए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी लंबाई कितनी है, कितनी लेंथ है इसकी, तो इसकी लेंथ है 701 किलोमीटर। 701 किलोमीटर है इसकी लेंथ। और कितने जिलों से, महाराष्ट्र के कितने जिलों से ये पास होता है, तो महाराष्ट्र के 10 जिलों से ये पास होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए कितने क्वेश्चन बनते हैं इसमें। आपसे पूछा जाएगा मुंबई नागपुर सुपर संचार राजमार्ग जो है वो कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकलता है, तो कौन सा है? एक आपका है कारकोना और दूसरा है आपका करजा सोहल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा झील अभ्यारण्य से ये पास होता है, तो ये हमारा होता है तंसा झील अभ्यारण्य से। ठीक, अच्छा, आपसे कितने क्वेश्चन बन गए आपके? 1 2 3 3 क्वेश्चन बन गए। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि इसकी लेंथ कितनी है, मुंबई नागपुर सुपर संचार महामार्ग की लेंथ कितनी है, तो वो कितनी हमारी 701 किलोमीटर। आपसे पूछा जाएगा कि कितने जिलों से ये पास होता है, तो कितने से? 10 जिलों से पास होता है आपका। हिंदू हृदय सम्राट मतलब कौन थे ये महाराष्ट्र के बड़े नेता थे और इसके साथ ही साथ हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके फादर थे ये आपके। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन बन गए? सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, ये याद रहें तो ठीक, ना याद रहें तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। सबसे मेन है आपका तंसा झील अभ्यारण्य, सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये जो मुंबई नागपुर सुपर संचार राजमार्ग जो है वो कौन से झील अभ्यारण्य से गुजरता है, तो तंसा झील अभ्यारण्य। आपसे पूछा जाएगा कि कौन से ब्लैक बक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पास होता है, तो पहला है आपका कारपूर्णा और दूसरा है आपका करजा सोहल। और किसके द्वारा मंजूरी दी गई? नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा, जो कि किसके अंतर्गत काम करता है? ये आपका केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। कितने जिलों से पास होता है, तो 10 जिलों से पास होता है। और इसकी लेंथ कितनी है, तो 701 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अगला टॉपिक हम देखते हैं इसमें। तो अब हम जैसे देख रहे हैं कि कोविड-19 हमारे आसपास फैला हुआ है और कोविड-19 के कारण सबसे ज़्यादा जो शैक्षिक संस्थान हैं वो बंद पड़े हुए हैं। जैसे हम लोग भी जो है ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो होता क्या है कि जो स्कूल के बच्चे हैं या कह सकते हैं कि अदर क्लासेस जो हैं, जैसे यूनिवर्सिटी की क्लासें हैं या अदर जो क्लासेस हैं या स्कूल वगैरह हैं, इन लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनके क्लासेस जो है ऑफलाइन क्लासेस होती थी वो बंद हो चुकी हैं और सरकारी स्कूल जो होते थे या जो माध्यमिक स्कूल हैं वो भी बंद पड़े हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने या केंद्र सरकार ने एक नया अभियान चलाया है और उस अभियान के तहत जितने भी सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम देखते हैं। चलिए आगे आते हैं आगे। तो हमारा जो अभियान है उसका नाम है भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान, जिसकी शुरुआत होती है 10 अप्रैल को। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान, इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई होगी, तो बताइए। तो वो जाहिर सी बात है वो हमारा मंत्रालय होगा मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, जिसके मंत्री हमारे कौन हैं? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है ना। अच्छा, आते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि इसकी स्टार्टिंग कब होती है? 10 अप्रैल को होती है। अच्छा, अगर हम इसमें बात करें, सबसे पहला जो पार्ट है वो है हमारा स्वयं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्वयं का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है? स्टडी वेब्स एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड्स। ठीक है, किसका है फुल फॉर्म? ये स्वयं का। तो है क्या ये स्वयं? स्कूली स्तर 9 से 12 से स्नातकोत्तर स्तर तक के इसमें शामिल किए जाएंगे। बेसिकली ये है क्या कि एक प्रोग्राम है जिसके तहत क्या है कि ऑनलाइन उनको पढ़ाया जाएगा। तो स्वयं में किसको शामिल किया गया है? 9th से 12th तक के बच्चों को, और इसके साथ ही साथ स्नातकोत्तर, मतलब इसमें क्या आ जाएगा? स्नातक आ जाएगा, या कह सकते हैं कि
यूजी आ जाएगा और पीजी, ये 2 शामिल किए जाएंगे। और इसके साथ ही साथ 9th 10th 11th और 12th इतने जो क्लासेस हैं उसमें शामिल किए जाएंगे। किस में शामिल किए जाएंगे? स्वयं वाले में। ठीक है। अच्छा, तो आपसे पूछा जाए कि क्लास 10th के बच्चों के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा पोर्टल बनाया गया है, तो वो कौन सा है? स्वयं है, जिसका फुल फॉर्म क्या है हमारा? स्टडी वेब्स एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट्स माइंड्स। ठीक है। अच्छा, अगला है आपका जिसको हम कहते हैं स्वयं प्रभा। क्या नाम है उसका? स्वयं प्रभा। इस स्वयं प्रभा में कितने 32 D2H चैनलों का समूह जो है वो GSAT-15 उपग्रह का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ठीक है। तो स्वयं अभियान के तहत क्या है, कितने D2H चैनल यूज किए गए हैं इसमें? तो वो किए गए हैं 32 D2H चैनल। ठीक है, जो कि हमारे डिश टीवी पे या अदर जो हमारा जो भी है हमारा उस पर फ्री आते हैं। ठीक है। तो 32 D2H चैनल जो है कौन सा उपग्रह यूज करेंगे? तो उस उपग्रह का नाम है GSAT-15। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान में कौन से उपग्रह का यूज किया गया है? तो कौन सा है आपका? GSAT-15 का यूज किया गया है। और इसके तहत क्या होगा? उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। ठीक है ना? ओके। अब तीसरा पॉइंट है हमारा ई पाठशाला। ठीक है। हमारा जो सुपर टेट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे खासा इंपॉर्टेंट है ये। कैसे? देखते हैं। NCERT द्वारा विकसित ऐप व पोर्टल जो सभी शैक्षणिक संस्थानों को दिखाने और प्रसारित करने के लिए समर्पित किया गया है। अब ये वाला क्या होगा? NCERT द्वारा विकसित है ये वाला। आपसे पूछा जाएगा कि भारत पढ़े अभियान में कौन सा पोर्टल NCERT के द्वारा बनाया गया है, तो वो कौन सा था आपका? ई पाठशाला। आपसे पूछा जाएगा अब ये जो NCERT वाला होगा वो कितने से कितने तक होगा? 1 to 8th होगा। कौन सा होगा? 1 to 8th होगा NCERT वाला। और ये स्वयं वाला कितने से कितने तक है? 9 से लेके PG तक। ओके। और स्वयं प्रभा में कितने D2H चैनल है? 32। और कौन सा उपग्रह इसमें यूज किया है? GSAT-15 का यूज किया है इसमें। इसका शुभारंभ कब हुआ है? तो हमारा इसका शुभारंभ हुआ है 10 अप्रैल को। ठीक है। तो ई पाठशाला किसके द्वारा? NCERT के द्वारा। आपका स्वयं प्रभा जो है उसमें कितने D2H चैनल यूज किए गए हैं? 32। और कौन सा उपग्रह यूज हुआ है? GSAT-15। और आपका स्वयं में कितने से कितने तक? 9 से लेके PG तक। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास जो है यहीं तक रखते हैं। और चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अपने जो पास वाले लोग हैं, अपने जो दोस्त हैं और मित्र हैं, उन लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। और जो भी कोशिश है, आप देख ही रहे हैं पसीने में थोड़ा है हाल ये, तो उस पसीने का थोड़ा मेहनत का रंग दिया जाए। और बस सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ठीक है। ओके, थैंक यू।